बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करो। चूंकि हम जानते हैं कि जो संख्या अंडर के अंदर आती है वो अपरिमेय ही होती है परिभाषा के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें यह सिद्ध करके बताना है कि यह अपरिमेय है। कैसे है? तो हम क्या करेंगे, इसको परिमेय मान करके चलेंगे उल्टा। और जब आप उल्टा मान करके चलोगे तो जो रिजल्ट आएंगे उनके लास्ट में आपको साफ दिखेगा कि विरोधाभास हो रहा है। हमें कुछ ऐसा महसूस होगा कि यार कुछ गलती हो गई। तब आप लिख दोगे चूंकि हमें विरोधाभास हो रहा है इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय है। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी क्योंकि बड़ा सवाल है, लेकिन एग्जाम में बार बार आता है तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाना जरूरी है। मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, ये मेरी दूसरी वीडियो है। आप पूरा देखें, इसको बीच में रिमूव ना करें, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसमें कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को मैं लिखता हूँ, वो ही सब में चलती है फिक्स, वो ही आपको लिखनी है। इसके विपरीत हमने यह माना, उल्टा मान रहे हैं ना, कि √3 एक परिमेय संख्या है। आपने इसको परिमेय संख्या मान लिया। जानती हो परिमेय संख्या क्या होती है? अरे वो संख्याएं जो बटे सही में लिखी जाती हैं, जैसे हम लिख देते हैं P/Q, जिसमें अंश भी होता है, हर भी होता है, या A/B, इस रूप में लिखते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। चूंकि आपने √3 को परिमेय संख्या मान लिया है, तब इसे किसे √3 को P/Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बता दिया है कि Q 0 के बराबर क्यों नहीं है। यदि Q 0 के बराबर आ गया तो यह संख्या अनंत हो जाएगी के रूप में लिखा जा सकता है। ये लैंग्वेज सब में फिक्स है। यदि √5 है तो √5 लिख दो, √7 है तो √7 लिख दो, लैंग्वेज ये रहेगी। और देखो, जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये लैंग्वेज एकदम सेट है। ये जो है, ये लाइन मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका, यही इंपॉर्टेंट लाइन है। यही सब कुछ करवा देती है इस सवाल में, कि आपने √3 को परिमेय संख्या मान लिया और उसे P/Q के रूप में लिख दिया, और लास्ट में कह दिया कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कॉमन जो दोनों में भाग दे सके। जैसे 7/9 आपने लिख दिया, 7/11 लिख दिया, आप तो ये समझिए दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो 7 और 11 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, एक के अलावा। एक तो इनका है ही है, एक का भाग 7 में भी जाता है, 11 में भी जाता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 7 में और 11 में चला जाएगा। जैसे हम कह देते हैं ना कि हम 4/6 लिख दें। अब देखो, इसमें 2 का भाग 4 में भी जाता है, 6 में भी जाता है। तो यह सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि एक के अलावा इनका गुणनखंड 2 भी है, क्योंकि 2 का भाग 4 में भी जा रहा है और 6 में भी जा रहा है। तो समझ गए? अब हमने P और Q को सहअभाज्य संख्याएं मान लिया है और उल्टा लेकर के हम चल रहे हैं, परिमेय संख्या मान लिया है। अब यह होगा कि P और Q को सहअभाज्य संख्या आपने मान लिया, लास्ट में जब हम सवाल करेंगे तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं रहेगी। P में भी 3 का भाग चला जाएगा, ये √3 है ना, तो 3 का भाग चला जाएगा। Q में भी 3 का भाग चला जाएगा, और हम कह देंगे कि P और Q में तो 3 का भाग जा रहा है दोनों में, ये सहअभाज्य कैसे हो गई? इसलिए हमें विरोधाभास हो रहा है। अतः √3 परिमेय नहीं होकर के अपरिमेय संख्या है, इस तरह कह देंगे। यही बस सवाल है और कुछ नहीं है।
अगर ये √5 होता तो P में भी P में 5 का भाग देते, Q में भी 5 का भाग चला जाता, और हम कह देते कि P और Q में तो 5 का भाग जा रहा है। ये कैसी सहभाज्य संख्याएं हैं? है ही नहीं सहभाज्य संख्याएं, चूंकि हमें विरोधाभास हो रहा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। बस है कुछ नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है। देखिए मैं इसको करता हूं, चूंकि आपने √3 को P/Q मान लिया है, तो आप लिख दें √3 बराबर, लिखा है ना P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो लिख रहा हूं P/Q, जहां Q 0 के बराबर नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए Q भाग में है, गुणा में चला जाएगा, √3 Q बराबर P। चूंकि यहां अंडर है, ये मुझे हटाना है, इसलिए इसको मैं पहले तो समीकरण 1 मान देता हूं और नीचे लिख रहा हूं समीकरण 1 का वर्ग करने पर, केवल अंडर हटाने के लिए। समीकरण 1 का वर्ग करने पर लो √3 Q जो है इसका भी वर्ग कर देता हूं और P का भी वर्ग कर देता हूं। इसका वर्ग करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा, Q² बराबर P²। ठीक है, इतना आप कर पाओगे आसानी से। देखिए इसके बाद करना कुछ नहीं है, अब ये जो 3 आया इसको इसके नीचे भेज दो, Q² बराबर P²/3। ये हमेशा नीचे भेजना है, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, चाहे 11 हो। और अब मैं कह दूंगा हमारे पास एक अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है इसी प्रश्नावली में, जिसको मैं कर रहा हूं, और वो ये कहता है यदि किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का भाग जाता है तो उस संख्या में बचाएगा। जैसे यहां कर रहा हूं 3 के स्क्वायर में यदि 3 का भाग जाता है तो 3 में भी 3 का भाग जाएगा, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 में 3 का भाग जाता है तो 3 में भी 3 का भाग जाएगा। बिल्कुल ये कंडीशन यहां काम आएगी यदि P² में 3 का भाग जाता है, क्योंकि ये साफ कह रहा है कि P² में जब 3 का भाग जाता है, ये भाग का ही तो चिन्ह है, तो बराबर Q² उत्तर आ रहा है। इसका मतलब यही है P² में 3 का भाग जा रहा है, बराबर जो भागफल आ रहा है वो Q² है। तो हम लिखेंगे P² में 3 का भाग जाता है तो P में भी 3 का भाग जाएगा। एक ही तरीका है सारे सवालों का, P में भी 3 का भाग जाएगा। जब P में 3 का भाग जाएगा तो कोई ना कोई संख्या तो आएगी। अरे भाग दोगे तो कोई ना कोई संख्या तो आएगी ना। हमने मान लिया कि वो संख्या आ गई हमारी C, हमने ये माना है, भाई भाग दोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगी, हमने तो मान लिया। कुछ भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है जो किताब में है वो यही माने, आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी मान सकते हो। भाग दे रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये आ गई, 3 को इधर भेज रहा हूं तो P बराबर 3C, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक है, आप उठा करके ये जो मान आपने समीकरण 2 माना है, इसको उठा करके P बराबर 3C को उठा करके आप इस समीकरण में रख दो, जो भी है। यहां P की जगह इस मान को रखना है, ये रहा P की जगह रखना है 3C, रख रहा हूं P का मान इस समीकरण में रखना है 3Q² लिख दिया है, 3Q² बराबर P², चूंकि P का मान हमारे पास 3C है और यहाँ P² आ रहा है, तो हम P की जगह मान रखेंगे 3C और P के स्क्वायर लग रहा है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए 3Q² बराबर 3C का जब स्क्वायर आप खोलेंगे
तो ये आएगा 3 का स्क्वायर तो 9 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि ये आ गया लास्ट में क्यू स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। ठीक है, इधर जगह कम थी तो मैंने थोड़ा आगे लिख दिया है आपको समझने के लिए, बार बार पन्ने को ऊपर नीचे करना पड़ता है। बिल्कुल जहां जैसे आपने ऊपर 3 का भाग दिलाया था पी में, देखो ये दिलाया था आपने 3 का भाग दिलाया था, यहां से हटा करके इसके नीचे दे दिया और पी में 3 का भाग दबा दिया। इसी तरह यहां से हटा करके 3 को और इस क्यू में भाग दबा दो और आप कहेंगे क्यू स्क्वायर, क्योंकि गुणा में है तो भाग में तो आएगा, बटे 3 बराबर सी स्क्वायर। बिल्कुल वही बात कह दो कि जब क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो क्यू में 3 का भाग जाएगा। जब क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो क्यू में भी 3 का भाग जाएगा। साफ दिख रहा है ना कि जब क्यू स्क्वायर में हम 3 का भाग दे रहे हैं तो बराबर सी स्क्वायर भागफल प्राप्त हो रहा है, बराबर आ रहा है ना सामने। तो हमने कह दिया कि जब क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा तो क्यू में भी 3 का भाग जाएगा, अकॉर्डिंग टू अंकगणित की आधारभूत थ्योरम के हिसाब से, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अकॉर्डिंग। ठीक है, चूंकि हुआ क्या है, ऊपर तो पी में 3 का भाग चला गया, नीचे क्यू में 3 का भाग चला गया, और हमने शुरू में जो माना था, जिसको मैंने अंडरलाइन किया था, वो ये था कि पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, किसी भी एक संख्या का दोनों में भाग नहीं जाएगा। जबकि हमारे सवाल में तो पी में भी 3 का भाग जा रहा है और क्यू में भी 3 का भाग जा रहा है, दोनों में 3 का जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये गलत मान लिया हमने। अब लिखोगे चूंकि हमें विरोधाभास हो रहा है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कुछ ना कुछ गलती आएगी सवाल में, चूंकि हमें विरोधाभास हो रहा है अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप इस तरह के सवालों को कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि और आने वाली वीडियो हम आपको डाल सकें। धन्यवाद।